तो दोस्तों, अगर आप बनना चाहते हैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर तो आज का लेक्चर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है कि हमें रिटर्न फाइल करना है, टैक्स का पेमेंट करना है, टीडीएस काटना है, बहुत चीज़ें पढ़ी हमने। लेकिन अगर कोई एसएससी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, इनकम टैक्स के रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं करता है, तो क्या होता है उसके साथ? सो फ्रेंड्स, उसको आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। तो इनकम टैक्स के नोटिस से बचने के लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कितने सेक्शंस होते हैं जिसमें नोटिस आ सकता है, उन नोटिस का मतलब क्या होता है, नोटिस का रिप्लाई वगैरह, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं CA शमसिल आरफीन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं असेसमेंट प्रोसीजर। जब कोई एसएससी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई एसएससी इनकम टैक्स के रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके पास एक हथियार होता है, वेपन्स होता है कि वो आपका असेसमेंट कर सकते हैं नोटिस भेज करके। तो कौन कौन से नोटिस होते हैं और उनका मतलब क्या होता है, आइए वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ रिटर्न होते हैं। देखिए, जो रिटर्न हम लोग नॉर्मली फाइल करते हैं, कोई भी, चाहे वो एसएससी हो, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कोई भी हो, जो हम रिटर्न्स नॉर्मली फाइल करते हैं ड्यू डेट से पहले, वो होता है सेक्शन 139(1) का सेक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल रिटर्न होता है। अगर आपको फाइल करना है लॉस का रिटर्न, सपोज आपका लॉस है बिजनेस इनकम का, हाउस प्रॉपर्टी का, तो उसको बोलते हैं लॉस का रिटर्न। उसका सेक्शन होता है 139(3). अच्छा, अगर आपने रिटर्न फाइल करा लेकिन ड्यू डेट के बाद किया, तो अगर ड्यू डेट के बाद आपने रिटर्न फाइल करा तो उसको हम बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न, और उसका सेक्शन होता है 139(4). ठीक है, अगर आपने रिटर्न फाइल करा, उसमें हो गई कोई गलती, तो उसको आप कर सकते हो रिवाइज। सर, हम एक रिटर्न को कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं? तो एनी नंबर ऑफ टाइम, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। उसका जो सेक्शन है वो है 139(5). लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, एक बार रिटर्न फाइल कर लिया, अगर आपने उसको रिवाइज किया तो आपके ऊपर नोटिस आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो जब आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हो, नॉर्मल रिटर्न 139(1) वाला, उसको बहुत ध्यान से फाइल करिए, क्योंकि अगर आपने रिटर्न रिवाइज किया तो हो सकता है आपको आ जाए नोटिस। तो अब हम देखते हैं कितने तरह के असेसमेंट होते हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है। टाइप ऑफ असेसमेंट, ये वो सेक्शंस हैं, नोटिस हैं, जिनके अंडर आपको नोटिस आ सकता है। पहला देखते हैं। देखिए, एक होता है सेल्फ असेसमेंट। ये आपका इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट नहीं करता है, नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ असेसमेंट। हम खुद से अपनी पूरी साल की इनकम निकालते हैं, उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है वो हम पे करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल जो हम रिटर्न फाइल करते हैं, वो पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ असेसमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो असेसमेंट है वो कोई और नहीं कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं। तो ये तो हो गया सेल्फ असेसमेंट। उसके बाद आता है समरी असेसमेंट 143(1). समरी असेसमेंट, नाम से ही पता चल रहा है, कुछ छोटी मोटी जानकारी, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इसमें आपका नोटिस आ सकता है, उसको बोलते हैं समरी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट, ये बहुत कॉमन नेम है, बहुत कॉमन नोटिस है। ये अगर आपके पास कभी भी नोटिस आएगा तो बहुत हायर चांस है कि सबसे पहले आपके पास जो नोटिस आएगा वो सेक्शन 143(3) में आएगा। इसको बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। इसमें जो भी आपने रिटर्न फाइल करा है, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि उसमें कोई गलती है, आपने इनकम कम दिखाई है, डिडक्शन ज़्यादा क्लेम कर रखा है, इन शॉर्ट अगर उसको डाउट होता है आपके ऊपर, तो वो स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस भेजेगा और आपसे आपका जवाब मांगेगा। बेस्ट जजमेंट 144 सेक्शन। बेस्ट जजमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि जो भी असेसिंग ऑफिसर को बेस्ट लगेगा वो उस हिसाब से आपका जजमेंट करेगा। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। और एट लास्ट आता है री असेसमेंट। एक बार आपका असेसमेंट हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बाइज्जत बरी हो गए, नहीं, दोबारा फिर आपका केस
खुल सकता है, दोबारा फिर नोटिस आ सकती है, और अगर रीअसेसमेंट होगा तो नोटिस आएगी 147 में। ये वो सेक्शन है जिसमें आ सकता है नोटिस। चलते हैं वन बाय वन इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये है सेक्शन 142(1). अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, तो आपके पास एक नोटिस आएगा कि भैया रिटर्न फाइल कर दो। वो जो नोटिस आएगा वो नोटिस आएगा 142(1) में। आपको अगर नोटिस आया है तो रिटर्न फाइल करना है। अगर आप ज़्यादा चौधरी बनेंगे तो फिर पेनाल्टी लग सकती है 10,000 रुपये तक की, जेल भी हो सकती है 1 साल तक की। तो अगर नोटिस आ गया है रिटर्न फाइल करने का तो रिटर्न ज़रूर फाइल करिए। और अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है रिटर्न फाइल करना तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कब फाइल करना पड़ता है? आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो रिटर्न ज़रूर फाइल करिए, वरना इस सेक्शन में नोटिस आ सकता है। उसके अलावा जो एसेसिंग ऑफिसर है, अगर उसको आपकी एसेट, आपकी लाइबिलिटीज़, इनके बारे में जानना है तो भी वो इस सेक्शन में आपको नोटिस भेज सकता है। लेकिन कब तक कि वो डिटेल आपसे मांग सकता है? पिछले 3 साल, प्रायर टू प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर है उसके पिछले 3 साल तक की आपके पास कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, अगर एसेसिंग ऑफिसर को ये जानना है तो वो इस सेक्शन में आपको नोटिस भेजेगा और आपको उसका जवाब, उसका आंसर करना पड़ेगा। ये है सेक्शन 142(1). आगे चलते हैं। स्क्रूटनी असेसमेंट, ये सबसे कॉमन असेसमेंट है इनकम टैक्स का। अगर किसी भी एसएससी के पास नोटिस जाता है तो सबसे पहले बहुत हायर चांस है कि वो स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो वेयर अ रिटर्न हैज़ बीन फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139, अगर आपने 139 में जो रिटर्न है वो फाइल कर रखा है, 142(1) का नोटिस आपके पास गया हुआ है, और अगर जो अथॉरिटी है इनकम टैक्स की उनको लगता है कि ये ज़रूरी है, ठीक है, अगर उनको लगता है कि आपने अपनी इनकम को कम करके दिखाया है या लॉस को बहुत ज़्यादा करके दिखाया है, या जितना टैक्स आपको पे करना चाहिए था आपने उतना टैक्स पे नहीं किया है, अगर ऐसा लगता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तो वो सेक्शन 143(3) का नोटिस आपको भेजेंगे। एओ नोटिस भेज के आपको बुला सकता है, जो भी डेट होगी आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, नोटिस भेजने का भी क्या कोई टाइम लिमिट होती है? तो हाँ, देखिए लिमिट क्या होती है, विदिन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल हुआ है वो जब ख़त्म होगा, जब वो एंड होगा, वहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिस आ सकता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, डरने की बात नहीं है। अगर आपको नोटिस आया तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो नोटिस आपके पास आया है वो वैलिड है कि इनवैलिड है। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल करा है वो जब एंड हो रहा है, वहाँ से 6 महीने के बाद अगर नोटिस आता है तो वो टाइम बार्ड है, वो इनवैलिड है। तो इनवैलिड नोटिस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो टाइम लिमिट हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें टाइम लिमिट नहीं पता है तो हो सकता है कि हम घबरा जाएंगे या हमारा जो एसएससी है वो घबरा जाए। तो हम अपने एसएससी से क्या बोलेंगे कि ये जो नोटिस है पहले तो ये देखिए वो टाइम बाउंड है कि नहीं है। तो ये होगी, तो हो गया पहला, ठीक है। अच्छा, क्या कोई ऐसा भी टाइम लिमिट होती है कि उससे पहले पहले असेसमेंट कंप्लीट कर लेना है? तो यस, उसकी भी टाइम लिमिट है। नोटिस भेजने की भी टाइम लिमिट है और असेसमेंट को कंप्लीट करने की भी टाइम लिमिट है। वो क्या है? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच द इनकम वॉज फर्स्ट असेसेबल। जो आपका असेसमेंट ईयर है, जैसे 20-21 का क्या है, 21-22, तो वो जब एंड हो रहा है वहाँ से 12 महीने, इससे पहले पहले असेसमेंट कंप्लीट कर लेना है। किसको? असेसिंग ऑफिसर को। जैसे जो 20-21 फाइनेंशियल ईयर है वो उसका जो असेसमेंट ईयर है वो क्या है, 21-22, यानी कि 31 मार्च 2022। तो वहाँ से 12 महीने 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 तक असेसमेंट कंप्लीट करके ऑर्डर इशू करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को, वरना असेसमेंट इनवैलिड हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं, अगर नोटिस टाइम पे नहीं आया तो इनवैलिड, अगर ऑर्डर टाइम पर इशू नहीं किया तो भी इनवैलिड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब आ रहा है सबसे खतरनाक सेक्शन। इसको सबसे खतरनाक क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये है बेस्ट जजमेंट। जब कोई एसएससी बार बार नोटिस आने के बाद भी रिप्लाई नहीं करता है या नोटिस को इग्नोर करता है,
तो आखिरी में जो हथियार डिपार्टमेंट यूज़ करता है वो है बेस्ट जजमेंट। आपके पास बार बार जो है नोटिस आ रहा है कि रिटर्न फाइल करिए, आप फाइल ही नहीं कर रहे हो। आपके पास बार बार नोटिस आ रहा है कि भैया जो टैक्स का पेमेंट करिए, आप वो भी नहीं कर रहे हो। मतलब जो नोटिस आ रहा है आप सबको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। या अगर आपने जो रिप्लाई करा है उसकी करेक्टनेस या वो जो रिप्लाई है उससे एओ जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, जो भी अवेलेबल है, उसके हिसाब से वो आपका जजमेंट कर देगा। और इस सेक्शन में अगर आपका जजमेंट होगा तो नॉर्मली जो टैक्स लगता है, जो पेनाल्टी लगती है, वो बहुत हाई लगती है। तो ये बेस्ट जजमेंट क्या होता है, एक बार नोटिस आया आपने रिप्लाई नहीं किया, दोबारा आया आपने इग्नोर किया, कई नोटिस आ गए आप उसका रिप्लाई कर ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या होगा, डिपार्टमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है उसके बेस पर आपका जजमेंट करके एक ऑर्डर इशू हो जाएगा कि भैया 5 लाख पे करना है, 10 लाख पे करना है, फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सबसे ख़तरनाक है बेस्ट जजमेंट। इसीलिए जब भी नोटिस आए तो कभी इग्नोर मत करिए, उसका रिप्लाई तुरंत टाइम पर सबमिट ज़रूर करिए। अब आ रहा है सेक्शन 147 जो हमने भी पढ़ा था रीअसेसमेंट का, असेसमेंट का। इसमें पहली बार भी असेसमेंट हो सकता है और अगर एक बार असेसमेंट हो चुका है तो रीअसेसमेंट भी हो सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर एओ को लगता है कि कोई इनकम छूट गई है, मतलब एसेस होनी चाहिए थी वो एसेस नहीं हुई, तो वो नोटिस भेज सकता है। लेकिन उसके पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि कोई इनकम जो है वो छूट गई है। ऐसे नहीं कि बस मन में ख्याल आया कि चलो आओ असेसमेंट करते हैं, नहीं, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। अच्छा, रीज़न टू बिलीव का मतलब क्या है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया हो, कोई लॉ में अमेंडमेंट हो गया हो, या एओ के पास कोई ऐसा एविडेंस आ जाए कि उसे पता चल जाए कि इस बंदे ने टैक्स की चोरी करी है और ये बच के निकल गया है, ठीक है। या फिर कोई रिकॉर्ड उसके पास है जिसमें उसको दिख रहा है कि गलत गलत रिकॉर्ड है, कोई मिस्टेक उसको पता चल गई है। अगर ये सारी सिचुएशन है तो हम बोलेंगे कि हाँ एओ के पास रीज़न टू बिलीव है। तो अगर रीज़न टू बिलीव है तो वो रीअसेसमेंट भी कर सकता है। ये है सेक्शन 147 जिसमें पहली बार भी असेसमेंट हो सकता है और रीअसेसमेंट भी हो सकता है। और ये भी 144 बेस्ट जजमेंट की तरह बहुत ख़तरनाक सेक्शन है, क्योंकि अगर इसमें आपको नोटिस आ जाएगा तो पूरा डिटेल में एक एक चीज़ की स्क्रूटनी होती है, एक एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने कहीं से 1 रुपये भी खर्चा करा है तो उसके बारे में भी पूछा जाएगा। अगर आपको कहीं से 1 रुपये की भी इनकम हो रही है तो उसके बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये भी बहुत ख़तरनाक सेक्शन होता है। अच्छा, उसके अलावा अब नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है पूरी तरीके से, आप लोगों ने सुना भी होगा, फेसलेस असेसमेंट। जी हाँ, अब आपका जब नोटिस आएगी तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा किसी असेसिंग ऑफिसर के पास, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। आपको नोटिस ऑनलाइन आएगी, उसका रिप्लाई आपको ऑनलाइन सबमिट करना है और आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपका असेसिंग ऑफिसर कौन है। नॉर्मली क्या होता है, जब फेस टू फेस होता है तो कुछ पैसा वैसा ले दे करके मामला कभी रफा दफा हो जाता है, ठीक है, पता है हमें। तो उन सिचुएशन से बचने के लिए अब आ चुका है ई असेसमेंट। सब कुछ ऑनलाइन होगा, कौन आपका असेस कर रहा है आपको नहीं पता, असेसिंग ऑफिसर को ये नहीं पता है कि सामने वाला बंदा कौन है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। तो जो फेसलेस असेसमेंट है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसका सेक्शन है 143(3)(a। तो ये था फेसलेस असेसमेंट। तो फ्रेंड्स ये हैं वो सेक्शन जिसमें आपको नोटिस आ सकता है। ये हमें पता होना चाहिए, बीइंग अ टैक्स प्रैक्टिशनर हमारे क्लाइंट्स के पास कभी भी नोटिस आ सकता है, तो वो नोटिस कितना सीरियस है पता होना चाहिए। अगर सेक्शन 144 का नोटिस आया है तो वो बहुत सीरियस नोटिस है, 147 का नोटिस आया है तो वो भी बहुत सीरियस नोटिस है। वैसे तो सारे नोटिस सीरियस होते हैं, लेकिन कोई सेक्शन ज़्यादा खतरनाक होता है, कोई कम। तो ये थे हमारे अभी तक के सेक्शंस असेसमेंट प्रोसीजर्स के। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।